वाली मृत्यु कहाँ दर्ज हुई सबसे ज़्यादा, तो महाराष्ट्र जहाँ 55, वेस्ट बंगाल वहाँ 41, केरला 27, दिल्ली 27, छत्तीसगढ़ 18 और उत्तर प्रदेश 16। तो ये राज्य हैं जिनमें कि पिछले 24 घंटे में देश में हुई कोविड की मृत्यु का 61% दर्ज किया गया। 26 राज्य और यूटीज, मैंने आपको बताया कि नए केसेस की संख्या लगातार घट रही है, मृत्यु की संख्या लगातार घट रही है। इस वजह से अब देश में 26 राज्य और यूटीज ऐसे हैं जहां 10,000 से या उससे कम एक्टिव केसेस रह गए हैं। तो उनके आंकड़े और उनके नाम हमने आपके समक्ष रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आई विल रिक्वेस्ट मेंबर हेल्थ फ्रॉम द नीति आयोग सर। धन्यवाद। इस हफ्ते की हाइलाइट्स सेक्रेटरी साहब ने प्रेजेंट किए और हम देख रहे हैं कि ओवरऑल सिचुएशन में बहुत तेज़ गति से सुधार हुआ है। पहली बारी इतने महीनों के बाद केसेस की संख्या कल 20,000 के नीचे गई और डेथ 301 या 300 के लगभग पहुंच गई। सो जो गेन हमारे देश ने पेंडेमिक कंट्रोल में पिछले कुछ हफ्तों में किया है वो उसका ट्रेंड बना हुआ है और इनफैक्ट उसमें और गति आ रही है। इसके लिए हम सबको सेटिस्फैक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंटर को और भारत की आम आदमी को, हम सबको, हम जो इस देश के नागरिक हैं। और जो इसमें भूमिका हमारे पेंडेमिक रिस्पांस की टीम्स ने निभाई है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने निभाई है, वर्कर्स ने निभाई है, वो सराहनीय है। लेकिन जैसे आपको दिखाया गया, बहुत सारे देशों में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम बढ़ चढ़ के आ रही है कोविड के परिप्रेक्ष्य में। यूरोप में जो जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, बहुत सारे देशों ने अपने लॉकडाउन्स इंस्टीट्यूट किए हैं इसी पीरियड में। तो उस तरह से हम देखें तो हम बहुत अच्छी स्थिति में अपने आप को पाते हैं और यही मोमेंटम हमें आगे मेंटेन करना होगा। एक मिनट। क्योंकि अगर हम मेंटेन करेंगे मोमेंटम तो अब जो वायरस के को हमने आगे प्रेशर पे डाला है उसको आगे सप्रेस करने के लिए हम सफल होंगे। हम ढिलाई नहीं बरतेंगे अपने व्यवहार में और पैंडेमिक के कंट्रोल करने के जो मेजर हम लेते हैं उसमें, तो इस वायरस को हम सप्रेस करके चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन को काबू करने में सफल होंगे। इसी के बीच में एक जो यूके, यूनाइटेड किंगडम में वायरस की जो म्यूटेशन की खबर आई है उससे सब आप परिचित हैं और हम समझाना चाहेंगे कि इसको सरकार किस तरह से समझती है और इसके लिए क्या किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझें कि ये म्यूटेशन का मतलब क्या है। जो वायरस के अंदर जो स्ट्रक्चर है आरएनए का, वो एक धागे जैसा होता है। उस धागे के किसी पोर्शन में बदलाव आ जाता है जैसे जैसे ये वायरस आगे बढ़ता है। ये बदलाव आते रहते हैं, ये लगभग हर दिन हर हफ्ते हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बदलाव का एक मॉलिक्यूल बदल गया, कोई महत्व नहीं होता और उसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। वो चेंज आती रहती है लेकिन उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है और ये हरदम होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस में तो इतना होता है हर साल के बाद वैक्सीन ही बदलना पड़ जाता है। तो ऐसा बिहेवियर, ऐसा स्वभाव बहुत सारे वायरसेस का है और इस वायरस का भी ऐसा स्वभाव रहा है। लेकिन अभी जो स्ट्रेन के बारे में चर्चा हो रही है, उन वायरसेस में लगभग 17 चेंजेस आई हैं, 70 इकट्ठी सी आई हैं। और उसमें से जो एक चेंज है N501Y चेंज जिसका कहा जाता है म्यूटेशन है,
वो उस एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है वायरस के, जिसके द्वारा वायरस सेल के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर आता है। वो स्पाइक प्रोटीन में, जो स्पाइक के ऊपर जो प्रोटीन है, स्पाइक जिन प्रोटीन से बनता है, उसमें वो बदलाव ले आता है और उसकी वजह से उसकी टेंडेंसी टू एंटर अवर सेल हैज बिकम हायर। तो ये सिग्निफिकेंस है उस म्यूटेशन का। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि ये म्यूटेशन होते रहते, लेकिन जो ये म्यूटेशन आया है इसके असर क्या हुआ है, इसको जो यूके के रिसर्च साइंस कम्युनिटी ने समझा है और उनसे हमने कब बातचीत करी थी डिटेल में, उससे एक चीज़ सामने आई है कि ये एक से दूसरे में जाने की जो इन्फेक्शसनेस है या ट्रांसमिसिबिलिटी है, उसको एनहांस करता है ये बदलाव जो उसके स्वभाव में, उसकी बायोलॉजी में आ गया है। ट्रांसमिसिबिलिटी हैज़ इंक्रीज, इन्फेक्शसनेस हैज़ इंक्रीज। जैसे मान के चलें कि यूके का जो वायरस में आमतौर पे 1 से 1.5 को पकड़ रहा था, मतलब 2 वायरस से जो इन्फेक्ट हुए वो 3 तक पहुंचते थे लेके, उसकी टेंडेंसी में बढ़ोतरी होके वो मान लीजिए कि अब 1 जने से 2 की ट्रांसमिशन होनी शुरू होगी या 2.25 की होगी। ऐसा भी कहा जाता है कि 70% ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ गई है इन वायरसेस में। तो ये एक से दूसरे पे तेजी से आएंगे। आप इनको ये भी कह सकते हैं कि ये सुपर स्प्रेडर बन गया ये वायरस अपने तरीके से, एक तरह से। लेकिन जो और बातें सामने आई हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहली बात, क्या जो व्यक्ति इससे इन्फेक्ट हुए उनमें बीमारी ज़्यादा सीरियस हुई, सीवियर हुई? अभी तक जो दिखाई देता है उससे लगता है कि ऐसा नहीं है। दिस म्यूटेशन is not affecting severity of disease as we understand today. Number 2, does it increase the chances of death in that country जहाँ से आया, क्योंकि वहीं का ही ये नॉलेज है अभी? The answer is no. So the case fatality rate is not affected by this mutation. Hospitalization is not affected by this mutation. Seriousness of the disease is not affected by this mutation. What is affected is tendency to infect more people. That by itself is a cause for concern, क्योंकि एक वायरस कम लोगों को इन्फेक्ट करने की ताकत रखता है तो पेंडेमिक में कंट्रोल रहता है। तेज़ी से फैलेगा तो उसका असर ज़्यादा होगा, हेल्थ सिस्टम ओवरलोड होगा और उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। तो ये एक एडवर्स डेवलपमेंट है, यूके में हुआ, खासकर उनके साउथ ईस्ट वाले पार्ट में हुआ, फिर और जगह पे फैला। तो ये एक तथ्य है जो कि सरकार पूरे तरीके से वॉच कर रही है। हम फॉर्चुनेट हैं कि हमारे देश में बहुत रोबस्ट लेबॉरेटरीज का सिस्टम है और वो पहले से ही, शुरू से ही जो हमारे देश में वायरस आइसोलेट हो रहे हैं उनके ये जीनोमिक सीक्वेंसिंग को, जीनोमिक बिहेवियर को, जीनोमिक स्ट्रक्चर को हम सिस्टमैटिकली स्टडी करते हैं। हमने हज़ारों वायरसेस को सिस्टमैटिकली सीक्वेंस किया कि म्यूटेशंस देखें। अभी तक जितनों को भी हमने किया है उनमें ऐसा सिग्नल हमारे देश के वायरसेस में हमने नहीं पाया है। लेकिन क्योंकि अब हम सब जुड़े हुए हैं, पेंडेमिक का मतलब है हम सब सभी जगह पे फैली हुई है, ट्रैवल होते हैं, स्प्रेड होती है, और ये भी फैक्ट है कि कुछ और देशों में कम से कम कोई ना कोई एक दो वायरस मिले हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे म्यूटेशन मिल गई, यूरोप के एक आधे देश में भी ऐसे मिल गई। तो हमें वॉचफुल रहना है। उसके लिए जो स्टेप्स लिए दिए उसके ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन पहले ये कहना चाहूँगा कि हमारे भारत में लेबॉरेटरीज ने अब वायरसेस जो यहाँ आइसोलेट हुए हैं उनकी ट्रैकिंग करी हुई है और हमें जहाँ तक भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसमें ऐसा सिग्नल, ऐसी म्यूटेशन हमने डिटेक्ट नहीं करी है। जो म्यूटेशंस डिटेक्ट करी हैं वो इनसिग्निफिकेंट हैं, उसका कोई महत्व आगे तक अभी तक हमने नहीं डिटेक्ट किया। लेकिन इसके आने के बाद और डिसीजंस लिए गए। एक डिसीजन जो लिया गया वो यूके से आने जाने वाले पैसेंजर्स को आज रात के बाद रोक दिया गया है टेम्परेरीली, और उसके बारे में बात कर सकते हैं अगर उसके कोई सवाल होगा तो।
लेकिन उसके साथ साथ दो महत्वपूर्ण कदम और लिए गए। एक तो हमारी लेबोरेटरीज में जो भी और वायरस के सैंपल्स आए हैं, रिसेंटली आए हैं, उनको जेनेटिक सीक्वेंसिंग के लिए प्रायोरिटाइज करके काम कल से शुरू हो गया है, और भी तेज़ गति से और एक्सटेंसिव तरीके से। और इसमें हमारे जो CSIR हैं, हमारे ICMR हैं, हमारे DBT हैं, वो सब जुड़ गए हैं और वो प्रक्रिया पूरे तौर पे तेज़ गति से लागू हो रही है। पहले भी हो रहा था, उसमें गति लाई गई है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस लाई गई है। दूसरा फैसला ये किया गया था कि जो पिछले कुछ दिनों में पैसेंजर्स UK से आए हैं, जहाँ जहाँ भी आए हैं, उनके पहुँचों, उनको कांटेक्ट करें, उनकी क्लिनिकल कोई इश्यूज हुए, प्रॉब्लम हुई, उसको समझें, उनके टेस्ट हुआ, उनको देखा जाए, रिजल्ट्स को देखा जाए कि उनमें से कितनों को बीमारी हुई या नहीं हुई, और फिर आगे समझा जाए कि इसमें कोई अनयूजुअल बात है कि नहीं है। और अगर संभव हो सके और वो एक्टिव हैं अगर, तो उनमें स्पेसिमन लेके उनके वायरस को कल्चर करके उसी तरह से जेनेटिक सीक्वेंसिंग की जाए जिसकी मैंने बात अभी तक की है। तो ये एक मेजर लिया गया है और इनकमिंग पैसेंजर्स के लिए RT-PCR का क्राइटेरिया बनाया गया है कि वो RT-PCR उनका होगा। उसके बाद अगर पॉजिटिव हैं तो जैसे पॉजिटिव्स को हम ट्रीट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, वो होंगे। अगर वो नेगेटिव हैं तो वो क्वारंटाइन में रखा जाएगा, उनको वॉच किया जाएगा, और सिम्टम्स आए हैं तो उसके बाद में आगे जांच करके और वो भी जीन देखा जाएगा जिसमें बदलाव हुआ है। इन शॉर्ट, इज दिस अ रीजन फॉर पैनिक? The answer is no. As of now, based on our discussions, deep understanding of the data available, our discussions with scientists in UK, colleagues in WHO, and our own deep assessment, there is no cause for concern as panic. Is it a cause for us to be more vigilant? Of course, yes. और वो सिर्फ इसीलिए नहीं है, वो इसलिए भी है क्योंकि हमने अभी कोविड-19 की पैंडेमिक को पूरी तरह से लड़ना है, जीतना है। तो उसके लिए भी हमें विजिलेंट रहना है। ये जो इम्प्रूवमेंट हो रही है इसको भी बना के रखना है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो नई चुनौती किसी और देश में भले आई हो, उसको भी मन के में रह के हमें अपनी विजिलेंस, हमें अपनी मेहनत और हमारा एफर्ट, कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट, जिसमें जिम्मेवारी हम सब की एज सिटीजन्स भी है, वो हमें और इंटेंसिफाई करना होगा। और हमें ये लड़ाई जीतने के लिए वायरस की चेन को और नीचे लाना होगा, और जो भी वायरस है, जो भी इसका जीनोमिक सीक्वेंस है, वो हम अगर सप्रेस करते हैं तो हम सेफ रहते हैं। ये हमें ज़रूर करना होगा। और हम ये भी इसमें एम्फेसाइज करना चाहेंगे कि इस म्यूटेशन की वजह से जो हमारी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं उसमें भी कोई बदलाव नहीं आता। और बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी बात है, जहाँ तक अभी तक समझ आ रही है वैज्ञानिकों को, कि इस म्यूटेशन होने के बावजूद जो भी वैक्सीन अभी डेवलप हो रहे हैं, पर्टिकुलरली जो हमारे देश में डेवलप हो रहे हैं और जो बाहर जो विकसित हुए हैं, जितने भी हुए हैं लगभग, उनको अगर हम इस दृष्टि से देखें कि क्या इस म्यूटेशन से उनके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा कि वो काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो आज की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो वैक्सीन्स आ रहे हैं, जो आएंगे, जहाँ तक हमें ये दिखाई दे रहा है, इस म्यूटेशन का उस इंटरवेंशन से, उस बचाव के टूल से, वैक्सीनेशन से के ऊपर कोई असर नहीं है। तो इन शॉर्ट, नो नीड टू पैनिक। टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, we have yet to spot such a virus in our country, for which there are intensive efforts in the offing. Number two, this virus increases transmissibility, infectiousness, but does not increase propensity for death or hospitalization or severity of disease. It has, as of our understanding today, no impact on the potential of the emerging vaccines that are being developed in our country and are available also on the scene in other countries. Thank you very much. As abundant precaution, decision for travel
temporary travel restrictions has been imposed, and if there are आए या ओरिजिनेट वहाँ से किए, ऐसे लोगों के नामों की सूची ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के द्वारा राज्य सरकारों को और संघ शासित क्षेत्रों को उपलब्ध कराई जाएगी। उस सूची के आधार पर जो राज्य के सर्वेलेंस पदाधिकारी हैं और जिलों के सर्वेलेंस पदाधिकारी हैं, वो उन लोगों का संपर्क करेंगे, उनके सैंपल्स लेंगे, उन सैंपल्स की जांच होगी और उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों में जो पॉजिटिव पाए जाते हैं उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के भी जो दिशा निर्देश हैं हमने निर्गत कर दिए। 40. Hello, sir. My question is to Dr. Paul. Now, I understand that this will not affect vaccines, the UK variant. Okay, but going forward, when the vaccinations do occur, and will companies or the government look at COVID-19 cases of those people who have been vaccinated and do a genome sequencing so as to find out which strain might possibly be evading the immune response of the vaccine? Well, if such an investigation is required as things unfold, because this part of understanding would still be unfolding, the vaccines that are under trial, they are looking at which individual gets the infection, and that person is tracked. Even after a vaccine comes into the market or into operations, there is a post-marketing surveillance. In the absence of this kind of a situation,
Perhaps genomic sequences would normally not be done under normal circumstances, except on the research track, which will go on in any case. But yes, if need be, this kind of inquiry, this scientific inquiry, can be kept in mind. 32. सर वैक्सीन को लेकर अभी भी क्या स्थिति है? जो डेटा वगैरह सबमिट करना था, क्या उन्होंने किया है? और जैसा बताया जा रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में या जनवरी में आने की संभावना है, उसको लेकर एक बार थोड़ा क्लियर करें। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 3 एप्लीकेशंस हैं DCGI के पास पेंडिंग, कह सकते हैं हम। फाइजर की है और सीरम इंस्टीट्यूट की है और भारत बायोटेक की है। फाइजर अपना डेटा अभी नहीं प्रेजेंट किया है उन्होंने, बाकी 2 कंपनीज ने डेटा प्रेजेंट किया था और उनसे और डेटा मांगा गया था, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है कि आप ये भी प्रोवाइड करिए, क्या ये और आ गया है डेटा। तो हमारी जानकारी में ये है कि नया डेटा दे दिया गया है कम से कम एक कंपनी के द्वारा, और उस डेटा को एग्जामिन जिस प्रोसेस से करना है वो काम शुरू है। आज भी उस पे जो भी उसका व्यू लेना है, संज्ञान लेना है, दैट इज इन प्रोसेस। But as I said in previous discussions and previous interactions, that this process is sacrosanct. This is driven by scientific norms, procedures, SOPs. So let's see where it takes us. And once there is a decision by the regulator and the scientific groups that help take that decision, we will move forward. 157. Question is regarding molnupiravir. There were reports that India might be doing different stage trials of molnupiravir. So can you give us a status of that, and have you got in touch with Merck, who in US was usually doing molnupiravir related studies? So what is the status on that? I didn't get some Moderna vaccine. No, not a vaccine. There's a medicine which Merck has been studying in US for treatment. There was a report that CSIR might be doing some. I have no update specifically on this at this moment.